जी अभी ये छोड़ें, एमसीक्यू नंबर 14 और 15, 12 निकालें, पढ़ें जल्दी से 12। एल्फा है ईयर एंड 31 दिसंबर 2014, साल खत्म होने से 15 दिन पहले डायरेक्टर ने अनाउंस कर दिया है, डायरेक्टर ने अनाउंस कर दिया है कि हम एक ऑपरेशन क्लोज कर रहे हैं जिसमें हम एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं। कुछ एम्प्लॉइज उसमें हैं भी काम कर रहे हैं। अंदाजा ये लगाया है कि जब ये डिवीजन बंद होगा तो जाने वालों को 8 लाख रुपए देंगे। लीज टर्मिनेशन कॉस्ट क्या होता है? लीज को कैंसिल कराना पड़ेगा, पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। याद करिए, रखिएगा, जब भी टर्मिनेट कराना पड़े चीज को तो वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है। तो इसलिए लीज टर्मिनेशन इज एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। रीलोकेट और रीट्रेन करना है कुछ लोगों को, रीलोकेट और रीट्रेन, ये तो फ्यूचर को फायदा देंगी। तो पीछे क्या बच गया? सिर्फ 800 और 200, टोटल कितना हो जाएगा? 1000 की प्रोविजन बनाएंगे। चलिए ये बड़ा मजे का सवाल है, ये करें जरा। नहीं, ये तो आसान सा है, वो एक और है। टाइटेनियम इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 16। टीएल इज फेसिंग अ नंबर ऑफ लीगल क्लेम्स फ्रॉम इट्स कस्टमर विद रिगार्ड्स टू फॉल्टी प्रोडक्ट्स। टोटल अमाउंट उन्होंने क्लेम की है 35 लाख। लॉयर का कहना है कि 80% चांस है कि वो लोग जीत जाएंगे। ये अमाउंट पे लगाने वाला 80% है या केस हारने वाला 80% है? ये प्रोबेबल वाला है या परसेंटेज लगाने वाला है? प्रोबेबल है कि हम केस हारेंगे। अगर ये लिखा होता टीएस लॉयर थिंक दैट वी हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 80% ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम, फिर अमाउंट भी चेंज होती। तो अभी बस लॉयर का ख्याल है कि 80% चांस है वो जीत जाएंगे और उनको फिर वही देना पड़ेगा 3.5। तो इसको अमाउंट पे ना लगा दीजिएगा। ड्यूरिंग द ईयर प्लैटिनम acquired an iron ore at a cost of 600 million. In addition, when all the ore has been extracted in 10 years, the company will face an estimated cost of dismantling that has a PV of 200. These costs will still have to be incurred even if no ore was extracted. चाहे आप खाना खाएं ना खाएं, देग आपको उठानी पड़ेगी। चाहे आप ऑयल निकालें ना निकालें, ये लाइबिलिटी आप पे है। माइन की कॉस्ट बताएं। ओ तेरी खैर, माइन की कॉस्ट बताएं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बस ठीक है। माइन की कॉस्ट बता दें। कॉस्ट कितनी? नहीं, इधर से लाएं 200, पहले इधर लिखेंगे 200, फिर इधर अंदर ले आए। तो माइन की कॉस्ट क्या आ गई? 800। पीवी है या निकालनी पड़ेगी? पीवी दी हुई है। ये अच्छा सवाल है। वो जो पास पेपर का सवाल अभी हमने जो सवाल किया था मुल्तान पेट्रोलियम वाला, उसमें रिफाइनरी की कॉस्ट नहीं दी हुई थी, इसमें इसने इसकी कॉस्ट भी दी हुई है। हाँ, ये वो सवाल है, आसान सा है। हाँ जी, रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं पूछ रहा, ओरिजिनल पूछ रहा है। क्यों? ओरिजिनल एंट्री पूछ रहे हैं या रेक्टिफाइंग पूछ रहे हैं? नहीं, अकाउंटेंट ने कुछ किया है पापा, जो है ना, अकाउंटेंट ने कुछ किया है, अकाउंटेंट ने कुछ किया है। मैं पूछ रहा हूँ वो ओरिजिनल एंट्री पूछ रहा है या रेक्टिफाइंग पूछ रहा है? बताएं ना। ओ, उसने रिकॉर्ड किया, मैं नहीं पूछ रहा, मैं सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के पूछ रहा हूं कि जितनी प्रोविजन बनानी है वो बताएं, या प्रोविजन जितनी बन चुकी है और जितनी बनानी है उसका डिफरेंस शो करना है। रिक्वायरमेंट पढ़ के ये मुझे बताएं, डिफरेंस नहीं शो करना। उसने पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन दैट शुड हैव बीन मेड, जो बननी चाहिए थी।
प्लीज। एक बंदा 4 आलू ले आया, अम्मी ने कहा था 6 लाने को। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आलू दैट शुड हैव बीन ब्रॉट? 2 तो ना कहे ना, रेक्टिफाइंग तो ना कहे 2। मैं इंग्लिश का फिक्रा नॉर्मल इंग्लिश बोल रहा हूं, मैं को IAS 37 वाली इंग्लिश नहीं बोल रहा। आप लेके आ गए 4 आलू, अम्मी ने कहा था 6 आलू। अब किसी ने पूछा हाउ मच आलू शुड हैव बीन ब्रॉट, क्या जवाब होना चाहिए? 6। तो ओरिजिनल फिगर पूछ रहा है, रेक्टिफाइंग तो नहीं पूछ रहा। कैनन इज बीइंग सूड बाय अ कस्टमर फॉर 2 मिलियन। उसने मुंह खोल के कितना मांगे? 2 मिलियन। आगे फिर देखते हैं लॉयर का ख्याल। फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ कैंसल्ड ऑर्डर। हमने लॉयर से ओपिनियन लिया, वो कहते हैं 20% चांस है कि हम केस हारेंगे। तो बिल्कुल कोई प्रोविजन ही नहीं, कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं। 20% चांस है डेट वी विल लूज द केस, ये तो भाई पॉसिबल है। इसकी तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होनी चाहिए। मौला का शुक्र है 2 मिलियन की कोई लायबिलिटी नहीं। अकॉर्डिंगली वी प्रोवाइडेड 2 मिलियन इंटू 20। और भाई ये परसेंटेज अमाउंट पे लगने वाली नहीं है, ये तो केस हारने जीतने वाली है। ये लिखा हुआ है कि 20% पेमेंट विल बी मेड या 20% चांस ऑफ लूजिंग। तो हमारे केस हारने का चांस अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं है। तो फिर प्रोविजन बनाए या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करें। 5% से ऊपर है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज, 0 to 5 हो तो रिमोट होता है। अभी अब पॉसिबल है। ओ हाँ, केस हारे या जीतें लॉयर को ₹1,00,000 देना है। केस हारें या जीतें लॉयर को ₹1,00,000 देना है। द अनरिकवरेबल लीगल, अनरिकवरेबल का मतलब है मैं किसी पे डाल नहीं सकूंगा, ये किसी से ले नहीं सकूंगा, रीइंबर्समेंट नहीं होनी। द अनरिकवरेबल लीगल कॉस्ट, ये तो पहली दफा सवाल आया। लॉयर की फीस तो आज तक आई, हमने भी किसी पास पेपर में नहीं डाली। लॉयर को $1,00,000 देना ही देना है। अंदाजा लगाएं आप, बिल्कुल आपकी ये पेमेंट बनती है, अनअवॉइडेबल है, किसी भी सूरत में आप अवॉइड नहीं कर सकते। इस 1,00,000 की प्रोविजन बना लें, बस प्रोविजन 1,00,000 की बननी चाहिए बस। बाकी अगर आपने वो करना है तो ओरिजिनल बननी चाहिए थी 1,00,000 की। इस 1,00,000 की उसने नहीं बनाई है, हमारे अकाउंटेंट ने इस 1,00,000 की नहीं बनाई है। उसने कहा कि कोर्ट केस अगले साल डिसाइड होना है। भाई डिसाइड होने से ताल्लुक नहीं होता, आपके खिलाफ जब केस हो गया है तो आपने लॉयर को पेमेंट करनी है, उसकी प्रोविजन अभी से बनाएं, क्योंकि ये आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप ये ना कहिएगा मैं लॉयर को हायर नहीं करूंगा, लॉयर को तो हायर करना पड़ेगा आपको। और रॉन्ग एंट्री होगी हुई है 4,00,000 से, लेकिन हम क्यों इस चक्कर में पड़े, हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो प्रोविजन कितने पे बननी चाहिए थी? 1,00,000। अच्छा जी, इन रिव्यू ऑफ प्रोविजंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 की प्रोविजंस देखते हुए एंटिटी के असिस्टेंट ने फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स डिस्कस की हैं। एंटिटी के अकाउंटेंट ने ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस की हैं। कहते हैं बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, मेरा पास का तजर्बा है, मेरा ख्याल है 2,00,000 रुपए की प्रोविजन बना लो अनफोर्सीन लाइबिलिटीज की, जो कि अगले साल कोई ना कोई आ ही जाएंगी इंशाल्लाह। जी बताएं। नहीं देखे ना, बड़ी उसने जेन्युइन बात की है। कहता है मेरा पास का तजर्बा है, कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज तो आ ही जाती हैं, तो अनफोर्सीन है, मुझे पता नहीं क्या क्या आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होगा इंशाल्लाह। उसका मेरे ख्याल से 2,00,000 अभी से बना के रख लो, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। भाई कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है, पास्ट इवेंट ही नहीं है। लाइबिलिटी बनाने के लिए एक और बात याद रखेगा, पार्टी का भी बताना जरूरी है, किस पार्टी को देने हैं, किस पार्टी को देने हैं, चाहे जनरल पब्लिक को देने हो, किस पार्टी को देने हैं, किसी को भी नहीं। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अनफोर्सीन लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जिसका पास्ट इवेंट हो या जो शायद आ जाए, शायद मेरे साथ कुछ निकल के हो जाए, शायद मैं पुत्र नहीं होएगा इंशाल्लाह, नहीं शायद मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ होता ही रहता है, होता ही रहता है, तो वही लॉजिक नहीं होने की आइंदा। और कहते हैं ये लफ्ज़ लिख के कंफ्यूज करते हैं, इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि पास्ट में मेरे साथ होता रहता है, तो अब मुझे लग रहा है आइंदा भी हो जाना है कुछ। क्या होना है? कुछ हो जाएगा अनफोर्सीन, पता नहीं क्या। द पार्शियल रिवर्सल ऑफ accumulated abscission provision on an item of plant because the estimate of remaining life has increased by
3 years। कहते हैं अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ना रिवर्स करो क्योंकि प्लांट की लाइफ रिवाइज हो गई है। अच्छा एक बात वैसे बताएं, प्लांट की लाइफ रिवाइज होने की वजह से इंक्रीज हो गई है बाय 3 years, इसकी वजह से डेप्रिसिएशन कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? वैसे अगर प्लांट की लाइफ बढ़ जाए ना तो आइंदा की डेप्रिसिएशन हम कम कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएट करते हैं ना फिर, क्योंकि ज्यादा साल हमारे साथ रहना है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा भी कॉन्सेप्ट है IAS 8 में कि रिवर्सल भी करें जाके कमल डेप्रिसिएशन को, पिछली कमल डेप्रिसिएशन के साथ क्या हो चुका हुआ है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है या ये चेंज प्रोस्पेक्टिवली डील होती है? अच्छा, और ये वैसे भी ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का टॉपिक है, ये IAS 16 की अकमुलेशन की रिवर्सल करना चाह रहा है? भाई प्रोविजन तो इसकी कोई नहीं बनेगी, प्रोविजन तो इसकी नहीं बनती। इसमें तो ये करते हैं हम कि इस साल और अगले साल में डेप्रिसिएशन कम चार्ज करना शुरू कर देते हैं। इसका हल बस सादा सा होता है कि आपके एसेट की लाइफ थी 3 साल, आपने समझा यहां जाके कि 3 साल और लाइफ है, तो ठीक है, फिर अकमुलेशन को रिवाइज नहीं करना। वो कह रहे हैं अकमुलेशन को रिवर्स करो, अकमुलेशन को रिवर्स नहीं करना। आप 60 को अब बकाया 5 साल पे डेप्रिशिएट कर दो तो वो मैं कहता हूं डेप्रिसिएशन अब कम होनी शुरू हो जाएगी। तो आइंदा की डेप्रिसिएशन कम करो, इसकी प्रोविजन बनानी तो पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, अकमुलेशन की प्रोविजन बनाओ, और ये तो कोई IAS 16 टाइप चीज है, नॉन ऑफ जी। पॉइंट 6 जी, कौन कौन सा? Following events arise after the year end. Following events arise: discovery of fraud, discovery of fraud, arise after year end, discovery after year end, which shows that financial statements are already incorrect at year end. डिस्कवरी बाद में हुई है या करेक्ट इनकरेक्ट बाद में हुई है? डिस्कवरी हुई है बाद में, इसका मतलब है एरर तो पिछले साल की है। Which of the following events arising after year end? Discovery arose after year end, but error तो पहले की हो चुकी है, ये तो एडजस्टिंग इवेंट है। आफ्टर ईयर एंड अनाउंस कर दिया रीस्ट्रक्चरिंग को, ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, चाहे प्लान पहले से भी हो रहा था, इसका प्लान से ताल्लुक नहीं है। आफ्टर ईयर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, प्लांट तबाह हो गया ईयर एंड के बाद, मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दे, इवेंट तो नॉन एडजस्टिंग है। आफ्टर ईयर एंड मेजर लोन रीस्ट्रक्चर करवा लिया, ये भी लोन रीस्ट्रक्चर करवाना क्या होता है? पेमेंट थोड़ी सी माफ करा ली या करंट को नॉन करंट में चेंज करा लिया, ये कब हुआ है? साल के बाद। ये रीस्ट्रक्चरिंग लोन देखेंगे हम फाइनल अकाउंट्स में, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे गए। तो बताइए बस रीस्ट्रक्चरिंग कब हुई लोन की? साल के बाद। ठीक है, अच्छा भाई, एक हमारा प्लांट है, डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर दिया है कि क्लीन अप करनी है हमने जगह, और डिसीजन पब्लिक भी हो गया 15 जून को। बताएं ये हमारी किताबों में इसकी प्रोविजन बनानी है या नहीं बनानी है? बनानी है। क्यों बनानी है? पब्लिश्ड इन, पब्लिश का मतलब क्या है? अनाउंस हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ हमने की है, हमने डिसाइड कर लिया है एक और ऑपरेटिंग सेगमेंट अपना बंद करना है, और इसका डिसीजन ईयर एंड के बाद अनाउंस किया है, इसकी प्रोविजन नहीं बनाएंगे। अच्छा, डिसीजन लेने की वजह से ऑब्लिगेशन बनाया करेंगे या अनाउंस करने की वजह से? अनाउंस। अच्छा, अगर डिसीजन ले लिया हमारे साल, जो पहला MCQ डिस्कस किया था सबसे, डिसीजन ले लिया हमारे साल, अनाउंस किया अगले साल, तो एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि इसका ताल्लुक ही डिसीजन के साथ है, सॉरी वो अनाउंसमेंट के साथ है, अनाउंसमेंट के साथ है।
3 वाला करें भी। विच टू ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी? वो तेरी खैर, कौन सी की लाइबिलिटी? लाइबिलिटी प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। साइनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स इन द फॉलोइंग ईयर। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और प्राइसिंग एरर की वजह से अब लॉस होगा फ्यूचर में। प्रिंसिपल साहब से हमने कहा कि ₹1,00,000 का आपको जो है वो सर्विस कर देंगे, और घर जाके पता चला कि वाइपर वगैरह खरीदने हैं 1,60,000 के। हमारे से प्राइसिंग एरर हो गई है, क्या करें? नॉन कैंसिलेबल है, ऑनरस। अच्छा, वैसे हम अगले को कह नहीं देंगे यार वो प्राइस एरर हमारे से हो गई थी, हमें चीज़ें पता नहीं थी हमें कितने की हैं यार, वो एरर हो गई थी, छोड़ दो यार। वो कहेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले देखना था कि कॉन्ट्रैक्ट में एरर हुई है या नहीं। प्राइसिंग एरर का क्या मतलब है? आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ रहे हैं साथ वाले से कि यार मैं आपको जो है वो खाना बना के दूंगा 5,000 का। अब जब आप चीजें खरीदने गए तो आपने कहा मैंने तो सोचा था 2 किलो इसके अंदर चिकन डालूंगा, इसमें तो 3 किलो चिकन डाला है, वो तो प्राइस ही मैंने गलत लिखी हुई है चीजों की, सॉरी यार। वो कहेगा सॉरी कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, 5,000 की देख मुझे बना के दो, जो मर्जी करो। आगे हमारी प्राइसिंग एरर अगला ऑनर कर लेगा या अगला लिफ्ट नहीं कराएगा? वो नहीं लिफ्ट कराएगा। रीऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग वॉज अप्रूव्ड इन अगस्त। अप्रूव हो गई है लेकिन अभी कम्युनिकेट नहीं हुई, इसकी लायबिलिटी नहीं होगी। वारंटी प्रोविजन के ऊपर बैलेंस है फॉर देयर आर नो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स एंड हुज वारंटीज आर एक्सपायर्ड। कुछ वारंटीज हैं हमारी, उनके क्लेम भी नहीं करने लोग आ रहे। वैसे 30 सितंबर की रात को वारंटीज एक्सपायर भी हो गई हैं। अब अगले साल तो वो इंशाल्लाह आ जाएंगे ना अगले साल। भाई बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, कहते आए भी नहीं और अब 30 सितंबर को एक्सपायर हो गई है वारंटीज। अब अगर आ भी जाएं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? भाई वारंटी कार्ड दिखाओ। वो कहे हम कहेंगे 30 सितंबर तक करनी थी, चपेड़े मार मार के भेजते रहेंगे। क्योंकि ऐसा तो सवाल जिंदगी में शायद पहली दफा है जिसमें लिखा हुआ है कि 30 सितंबर की रात को वारंटीज ही एक्सपायर हो गई हैं सारी। पता नहीं हमने चीजें 1-1, 2-2 दिन की वारंटी पे बेच रहे होंगे, सारे वारंटी कार्ड एक्सपायर हो गए 30 सितंबर को। अब आ भी जाएंगे लोग तो हम उनको वारंटीज ऑनर नहीं करके देंगे। प्रोविजंस बनानी चाहिए कंस्ट्रक्टिव और लीगल ऑब्लिगेशन की, हाँ बनानी चाहिए। डिस्काउंटिंग को यूज कर लेना चाहिए, कभी कभी प्रोविजन निकालते हुए जरूरत पड़ सकती है। तो डिसमेंटलिंग के सारे सवाल फारग करते हैं, अगर ये लाइन समझ नहीं आ रही तो करेंगे डिस्काउंट, क्यों नहीं करेंगे? प्रोविजंस को डिस्काउंट करते हैं, डिसमेंटलिंग के सवालों में यही तो करते हैं, और क्या करते हैं। लीज वाले में भी किया था। रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रीट्रेनिंग भी डाल दिया करें और रीलोकेटिंग भी डाल दिया करें। Restructuring provision may only be made when a company has a plan and has communicated as well. हाँ बिल्कुल, ये बात तो ठीक है। एक कंपनी की पॉलिसी है क्लीन अप करने की, लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो प्रोविजन बनेगी? बनेगी। पॉलिसी है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। एक कंपनी ने एक ऑफिस बिल्डिंग लीज पे लिया, पता चला इसका कोई इस्तेमाल नहीं है लेकिन फंस गई है, इसको अब कुछ कर नहीं सकती, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी ने एक डिवीजन क्लोज करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्लान बना दिया है और बता भी दिया कस्टमर्स को। कंपनी ने एक मशीन खरीदी है, उसकी ओवरऑल हर 3 सालों बाद होनी है, पहली दफा अभी ओवरऑल करा लिया 12 लाख की, बाकी 3 साल बाद दोबारा करानी पड़ेगी। इसका नाम रखा था फ्यूचर रिपेयर्स। ये तो ना कराएं आप, ओवरऑल कराए बगैर बेच दें, सस्ती बेच दें, आपको किसने कहा? ये तो अगर गवर्नमेंट भी गए ओवरऑल कराओ तो भी हम ओवरऑल जब तक करवा नहीं देंगे तब तक इसकी लायबिलिटी कैसे रखेंगे? तो वो जो स्टैंडर्ड की 2 एग्जांपल्स आखिरी पड़ी थी 11A 11B पता नहीं वो अच्छा जी, एक कैलकुलेटर पकड़ें, फिर ये 14 15 कल सबकी मौजूदगी में करवाना है। अभी कैलकुलेटर पकड़ें। 1 अक्टूबर 13 को हमारा ईयर एंड 30 सितंबर 14 याद रखिएगा। हमारा साल खत्म होने से 1 साल पहले हमने एक ड्रिलिंग ऑफ ऑयल मशीन कर दी है, ड्रिल कर दी है, कमेंस ड्रिलिंग शुरू कर दी है, ड्रिल करना एक ऑयल फील्ड, जैसे ऑयल रिफाइनरी थी हमारे सवाल में। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल कॉजेज डैमेज टू सी बेड। जब हम ऑयल निकालेंगे तो सी बेड डैमेज होगा, जब ऑयल निकालेंगे तो सी बेड डैमेज होगा, जिसकी रिस्टोरेटिव कॉस्ट इग्नोरिंग डिस्काउंट है 10,000 पर मिलियन बैरल ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्टेड। 10,000 रुपए खर्चा आएगा अगर 1 मिलियन बैरल ऑयल निकाला आपने।
250 मिलियन बैरल ऑयल हम अभी तक निकाल चुके हैं ईयर एंड तक। आप बताएं जी, एक साल में कितना मिलियन बैरल ऑयल निकाल लिया? 250 मिलियन बैरल। बैरल जैसे केजी होते हैं उस तरह की कोई मैयर होगी। वैसे ना एक और भी डिसमेंटलिंग की लाइबिलिटी है, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल द ड्रिलिंग इक्विपमेंट। अब मिसाल याद आई देग और प्लेटों वाली, इक्विपमेंट को भी डी इंस्टॉल करना है 5 साल बाद। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 30। ये पीवी नहीं है, ये एस्टिमेटेड है, इसकी पीवी निकालनी पड़ेगी। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 30, इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये, एंड ₹1 हैज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, नहीं ये डिस्काउंट हम खुद कर लिया करेंगे, इन चक्रों में ना पड़िएगा पेपर में, डिस्काउंट हम खुद कर लेंगे। व्हाट इज द टोटल प्रोविजन? ये क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रैक्शन प्लस डिसमेंटलिंग। 2 जिम्मेदारियां हमारे ऊपर। मैं पहले आपको पास्ट इवेंट 2 हाईलाइट करके दूं। कमेंस्ड ड्रिलिंग, तो ड्रिल हो भी क्या होगा? नंबर 1, ड्रिल हुआ तो ऑयल निकल है ना। कमेंस्ड ड्रिलिंग और ड्रिल हो भी क्या होगा? ये एक पास्ट इवेंट है, और दूसरा पास्ट इवेंट है एक्सट्रैक्टेड ऑयल। ये 2 पास्ट इवेंट है। मशीन लगा देते अगर ऑयल ना निकालते तो, बोले मशीन लगा देते अगर ऑयल ना निकालते तो फिर किसके लिए लायबल होते? सिर्फ मशीन डिसमेंटल करने के लिए। लेकिन अगर मशीन भी लगा दी और ऑयल, तो ऑयल के लिए कितना लायबल होंगे? जितना कॉयल अभी तक निकाला है। लेकिन प्लीज थोड़ी सी मुझे इजाजत दें, मैं शॉर्टकट यूज कर लूं। मैं रेज टू पावर -5 नहीं करता, मैं डिसमेंटलिंग में रेज टू पावर -4 कर लेता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। मैं लंबा चौड़ा वो बनाऊं, एसेट प्रोविजन या 4 ईयर 5 ईयर का लाइसेंस है। 1 अक्टूबर को ड्रिल किया, 30 सितंबर को प्रोविजन का बैलेंस पूछ रहा है। मुझे बताएं किस दिन ड्रिल किया? 1 अक्टूबर 13 को। किस दिन खड़ा हूं? कितने साल गुजर चुके? वो जो अकरम से पूछते थे कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन, मुझे किस दिन की कैरिंग अमाउंट चाहिए प्रोविजन की? कितना अरसा गुजर चुका है? तो रेज टू पावर -4 कर दें या पूरा टेबल बनाएं? 4 साल रह गए डिसमेंटल होने में। तो पहले तो ये आसान फिगर निकाल लें, 30 इंटू 1.8 रेज टू पावर -4, बस ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन की फिगर आप निकालें जरा। एक मिलियन बैरल 10,000 रुपए का नुकसान करा के जाएगा सफाई की मद में, तो 250 मिलियन बैरल ज़रब ₹10,000। अब मुझे बता दें जवाब क्या आ रहा है? 25000000। ये अनलकीली रुपीज में निकल आया क्योंकि आपने ₹10,000 लिखा है, और वो अनलकीली मिलियन में निकल आया। तो अब इसको या रुपीज में ले आइएगा या इसको मिलियन में ले आइएगा। अगर इसको मिलियन में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 मिलियन। ठीक है, क्लोज करो।